नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपनापैसा.com। नमस्कार, स्वागत है आपका बलवंत साहब शो में। देख लेते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। जो हम फर्स्ट सेगमेंट है उसमें होम लोन सेंट्रिक क्वेरीज हैं, तो इनको टच करेंगे। इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी संबंधित सवाल है, ट्रांसफर सेंट्रिक क्वेरी है, साथ ही साथ टैक्स रिबेट संबंधित भी सवाल है। तो इनिशियली हम इन पहलुओं को छुएंगे। ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो कई और प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे। हम बता दें व्यूअर्स को, शो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप मेल भेज सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर, और SMS के जरिए आप ज्वाइन करना चाहें तो 57575 पर आप SMS कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। पहले मोबाइल के मैसेज बॉक्स में कर जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आज बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है, और बाकी डिटेल्स इस नंबर पर आप SMS कर दें। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो ले रहे हैं वो कोलकाता से है, रॉबिन शर्मा जी का है, और ये मेल के जरिए क्वेरी है। आइए इसको हम टच करते हैं और फिर इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मेंशन किया है एज 26, फादर की 51 है, एंड जॉइंटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं होम लोन के लिए। इसके हम प्रश्न टच करते हैं जिस तरह से स्क्रीन पर इन्होंने मेंशन किया है। ये जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के जॉब में है, इन्होंने जो डिटेल्स भेजी हैं, और होम लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो ITR है वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख इन्होंने मेंशन किया है। बलवंत जी, इनके साथ हमारा संपर्क भी स्थापित हो गया है। रॉबिन साहब बताएंगे, ये जो आप जॉइंट लोन की बात कर रहे हैं, इसमें आपने कुछ जायजा लिया अपनी तरफ से, बैंक से संपर्क स्थापित किया आपने? मैंने जायजा लिया था सर, लेकिन उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा आपका 8 लाख तक का लोन हो पाएगा, उससे ज्यादा का नहीं हो पाएगा। उसके पीछे क्या एग्जैक्टली रीजंस दिए गए? रीजंस ये है कि मेरा जो टैक्स है वो नॉन टैक्स पेएबल है, मेरा जो IT फाइल है वो नॉन टैक्स पेएबल है, और पिताजी का तो टैक्स पेएबल अभी पिछले 2 साल से ही हुआ है, इसलिए कम से कम 3 या 4 साल का टैक्स पेएबल होना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये अभी हुआ है तो उस तरह से एक कंटिन्यूएशन ज्यादा पुरानी नहीं है इस तरह से। आप ये बताएंगे इससे पहले किसी प्रकार से कोई लोन लिया है? नहीं सर, मेरा कोई भी लोन नहीं है। आपको राय दिलवाते हैं बलवंत साहब। जैसे उन्होंने कहा अभी कुछ समय पहले ही ये रिटर्न्स फाइल करनी शुरू हुई हैं, तो इन दैट केस कुछ एक बेस बन जाए कुछ साल का, ऑब्वियसली वो सब चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, रीपेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी, बैंक्स हर एंगल को टटोलेगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से जो इन्होंने मेंशन किया है 20 लाख तक का जो प्रॉपर्टी है, तो इन दैट केस हम देखते हैं जनरली 85% प्लस तक भी, 90% तक भी अगर बैंक्स कंफर्टेबल होते हैं तो देते हैं। लेकिन इनके केस में किस तरह से इसको फिर आगे लेकर बढ़े? वैसे मैं पूरा सुन नहीं पाया सौरभ जी, पर अगर उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का ज़्यादा पुराना हिस्ट्री नहीं है, परंतु अगर बिजनेस ऐसा है कि जिससे कंसिस्टेंटली इनकम आ सकती है, तो ये बैंक के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है। तो उनको उनकी जो इनकम वगैरह जो मैं देख पाया स्क्रीन पे, उसके हिसाब से उनको 13.5-14 लाख तक का लोन मिल सकता है, और बाकी का 6 लाख रुपये है वो उनको खुद को अरेंज करना पड़ेगा। और अगर उनका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह अच्छा है, अगर पास्ट में भी कुछ बोरो वगैरह किया है और उसको टाइमली पेमेंट किया है, और कोई दूसरा अगर लोन नहीं चल रहा है, तो उनको मेरे हिसाब से 10.5% का रेट मिल जाना चाहिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफर कर रही है, ICICI ऑफर कर रही है। जी, तो जैसे इन्होंने कहा ये एक बैंक में इन्होंने अप्रोच किया, वहां पर वर्कआउट नहीं हुआ, ये दूसरे बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और इस प्रोसेस को आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे इन्होंने कहा है कि किसी प्रकार से और कोई लोन रनिंग नहीं है, कोई और हिस्ट्री उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज्वाइंटली बढ़ना चाह रहे हैं, तो ज्वाइंटली में जो एलिजिबिलिटी है वो उस तरह से बढ़ेगी, और दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। बलवंत साहब, हाँ, जैसे दो बता रहे हैं, इनके फादर की भी और इनके दोनों की मिला के इनकम 3.5 लाख के आसपास है, तो अगर एक बैंक नहीं देता तो दूसरी बैंक को अप्रोच कर सकते हो। और मेरा सुझाव रहेगा कि इनका बैंक अकाउंट जहाँ पे है, इनके बिजनेस का बैंक अकाउंट जिस बैंक के वहाँ पे है, उनको अगर अप्रोच करेंगे तो क्या है कि बैंक को भी इनके ट्रांजेक्शन्स का आइडिया है, तो वो वहाँ पर थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, आसानी से उनको होम लोन मिल जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। रॉबिन साहब, ऑल द बेस्ट। अगला सवाल हम इंक्लूड कर रहे हैं भोपाल से, अविनाश श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, और देखते हैं इनकी तरफ से क्या सवाल है। आप लाइन पर हैं श्रीवास्तव साहब? यस, मैं लाइन पर हूँ। ओके। और मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 2 होम लोन चल रहे हैं ऑलरेडी जी। एक मेरा स्टार्ट हुआ 2009 में, दूसरा 2010 में। राइट, हम डिटेल्स हमारे पास थी, जैसे हमने देखा आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस का मेंशन किया, बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने मेंशन किया है, एक 11% पर, एक 10.5% पर है। आप इसमें एग्जैक्टली मतलब क्या सोच रहे हैं आप? कुछ जो ट्रांसफर लेने से संबंधित कुछ क्वेरी है आपकी, कुछ ऑप्शंस और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं क्या आप? या मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोनों लोन के एक किसी बैंक में मर्ज कर दूं जिसका भी इंटरेस्ट लोन लोअर हो। आप मर्ज क्यों करना चाहते हैं, सेपरेटली क्यों नहीं रखना चाहते हैं?
बिकॉज बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटरेस्ट रेट मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है और LIC HFL जो है उसमें बैंक रेट थोड़ा कम है। ओके, समहाउ मतलब ये तो हुआ जैसे आपने बताया कि आपको अगर दूसरे बैंक में भी उतना ही अगर ऑफर हो जाए तो उसमें बलवंत साहब कोई ऐसे मर्ज करना कोई ज़रूरी तो उस फॉर्मेट में नहीं है। और अगर जिस तरह से अब हम देख रहे हैं प्री पेमेंट चार्जेस भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर जब ये स्विच करेंगे दूसरी जगह नई जगह प्रोसेसिंग फ़ी तो देनी होगी, तो इन दैट केस जहाँ पर है वहीं पर नेगोशिएट क्यों ना किया जाए? नहीं, सही बताया सौरभ जी आपने। कभी जैसे अगर इनका पुराना पेमेंट का क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अप्रोच कर सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा भी कुछ चार्ज लेके उनको 10.5% का रेट ऑफर कर सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो होम लोन्स हैं या जो लोन्स है वो एक ही बैंक में होनी चाहिए। आप अलग अलग बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बोरो कर सकते हैं और सेपरेटली उनको सर्विस कर सकते हैं। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अप्रोच करिए। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अगर तैयार नहीं होती है रिड्यूस करने के लिए तो आप दूसरी कोई भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और आपको 10.5% का रेट मिल जाएगा। तो कम से कम ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसे आपका 11% का रेट है तो आपको 0.5% का फायदा हो जाएगा। और ये प्रोसेसिंग फीस नेगोशिएबल है, कहीं पे आपको 0% पे भी हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% लगेगा। तो आपकी जो कॉस्ट है ट्रांसफ़र की वो 1 साल में रिकवर हो जाएगी और आगे आपको फिर फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके लिए राह दिखाने की कोशिश की गई है। आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं जो कि SMS के जरिए है और ये टैक्स रिलेटेड क्वेरी है, होम लोन सेंट्रिक, और देखते हैं क्या एग्जैक्टली सवाल है। आगरा से ही है ये प्रश्न, अनुज कुमार जी का है। ये मेंशन कर रहे हैं इनका जिस तरह से एक होम लोन रनिंग है जो इन्होंने फादर का मेंशन किया जिसमें डिटेल्स हैं, साथ ही उसमें ये EMI समहाउ ये उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, गारंटर के तौर पर भी हैं। अब रजिस्ट्री में इन्होंने मेंशन किया इनका भी अब नाम है, यानी ये भी अब उसमें को ओनर हैं। ये जानना चाहते हैं कि अब स्पेसिफिकली टैक्स की जहाँ तक बात है, टैक्स रिबेट की, उसमें ये कैसे इसको वेल कर सकते हैं। अब इसमें बलवंत साहब आप इनको कैसे बताएंगे, ये को ओनर हैं तो उस केस में फिर बोरर भी ये कंबाइंडली जिस तरह से जॉइंटली आगे बढ़ सकते हैं और फिर ऑब्वियसली जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है उसी के अगेंस्ट उसको लोन मिलता है। ये समहाउ आप इनको कैसे बताएंगे? पर ये मेंशन इन्होंने ये किया है कि ये प्लॉट है, तो इसका कैसे आप देखते हैं? देखिए सौरभ जी, अनुज जी के लिए अगर सिर्फ प्लॉट का लोन है तो इनकम टैक्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लॉट का इंटरेस्ट, प्लॉट का लोन का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर सकते हैं और जब भी प्लॉट अगर बेचते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा उस पर बेनिफिट हो सकता है। परंतु अगर ये प्लॉट लिया है उस पर ही कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो, बहुत रीजनेबल टाइम में अगर लोन ले लेते हैं तो बैंक उनको जो प्लॉट की कॉस्ट है उसके ऊपर भी लोन दे देगी, जो कंपोजिट लोन बोलते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी कॉस्ट भी आ जाती है और प्लॉट की कॉस्ट भी आ जाती है। तो उस स्थिति में उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट जो कंपोजिट लोन है उस पे मिलेगा। जो शेयर ये बैंक लोन का ये खुद सर्विस करते हैं। राइट, तो इस तरह से ये आप आगे बढ़ सकते हैं अनुज साहब, और डिटेल्स स्क्रीन पर आप कैच कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ खास बातें जो आप मद्देनजर रखें जब आप इस पूरी प्रक्रिया को आगे लेकर बढ़ें। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभी इनिशियली कुछ प्रश्नों को शामिल किया हमने, होम लोन सेंट्रिक की क्वेरीज थी, लेकिन ब्रेक के उस पार कई और प्रश्न आए हैं लोन बाजार से ही संबंधित जिनको हम इंक्लूड करेंगे, जिसमें एजुकेशनल लोन सेंट्रिक क्वेरी है, टॉप अप लोन के एलिजिबिलिटी संबंधित सवाल है। एक इंडिविजुअल ने ऑलरेडी एक लोन लिया हुआ है लेकिन अब पार्किंग के लिए उसी जगह वो और लोन लेना चाह रहे हैं एडिशनल, इसके लिए कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वहीं सेकेंड लोन के संबंधित भी सवाल है, इसका भी जायजा लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर। होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन सेंट्रिक क्वेरीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बलवंत जैन साहब अपना पैसा से। और अगला सवाल जो हम शामिल कर रहे हैं वो देहरादून से है। ये मेल के जरिए हरीश रावत जी ने प्रश्न भेजा है। ये जानना चाह रहे हैं, इनका एक होम लोन है जो रनिंग है 26 लाख का, साथ ही अभी एक और लोन लेना चाह रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। इन्होंने मेंशन किया है, क्या उसके लिए इनको लोन मिल सकता है? मिलने को क्यों नहीं मिल सकता? अगर बलवंत साहब इनका अगर जो फर्स्ट जो लोन है वो रनिंग एकदम स्मूथली है, ये टाइमली पे कर रहे हैं, कोई दिक्कतें किसी प्रकार की नहीं है और ये इनकी रीपेइंग कैपेसिटी भी है, तो किस फॉर्मेट में आप बताएंगे? मतलब ये जितने लोन्स एडिशनल की बात कर रहे हैं, कहते हैं क्लब करके 40, 45, 50% तक EMI फॉर्मेट हो उस फॉर्म में, तो इनको कैसे देखना चाहिए? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि मेरे को ये क्वेरी से लग रहा है कि उनकी जो इनकम है
उसके हिसाब से उनकी जितनी एलिजिबिलिटी है उतना तो होम लोन उनका अभी फिलहाल चल ही रहा है। तो बैंक कोई भी लोन देने के पहले जरूर चेक करेगा कि उसका सर्विसिंग कैसे होगा, जो बोरोअर है उसको रीपे कैसे करेगा। तो चूंकि 50% से के आसपास उनकी EMI वो जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको पेमेंट करने में जा रही है, तो भले उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, परंतु अगर मतलब बैंक को अगर ये इनकी सर्विसिंग एबिलिटी नहीं दिखती फ्यूचर में तो उनको लोन नहीं मिल सकता। परंतु अगर ये किसी के साथ जॉइंट में अगर बोरो करते हैं और तो उनकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उनको ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए लोन मिल जाएगा। परंतु अगर ये सिंगल बोरोअर एज ए सिंगल बोरोअर इनको खरीद लेना है तो मेरे को लगता नहीं कि उनकी कोई एलिजिबिलिटी ज्यादा बची है उनकी इनकम के बेसिस पे। राइट, ये तो इन्होंने एक क्वेरी में भी मेंशन किया है कि इनका एक लैंड है जिसके अगेंस्ट भी ये चाह रहे हैं, मतलब लोन अगेंस्ट उस प्रॉपर्टी जो लैंड स्पेसिफिकली है उसके अगेंस्ट ये देख रहे हैं। अब वो एग्जैक्टली इनके नाम पर है, सब क्लियर टाइटल है, किसी प्रकार के कोई इश्यूज नहीं है उसमें, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे और फिर प्लॉट के अगेंस्ट ऑफर्स भी लिमिटेड रहती हैं। क्या उसको भी मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं उस तरफ भी बलवंत जी? देखिए अगर इनकी जैसे किसी को जॉइंट बोरोअर बना देते हैं और इनकी ओवरऑल एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है तो इनको लोन मिल सकता है। परंतु जो लैंडर्स है नॉर्मली प्लॉट के सामने है ना लोन देने में इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो या तो इनके आसपास में कोई छोटी बैंक है या NBFC है उनको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी के सामने लोन देने में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, भले वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। प्लॉट के सामने लोन नहीं मिलता है, प्लॉट खरीदने के लिए लोन जरूर मिल जाता है अगर वो अप्रूव्ड डेवलपर से हो तो। राइट, अगला प्रश्न लखनऊ से पूछने के लिए AM चतुर्वेदी साहब लाइन पर है। आपका स्वागत है चतुर्वेदी साहब। आपने एजुकेशन लोन का मेंशन किया है, हम डिटेल्स देख रहे थे। ये जो आपके लोन की रिक्वायरमेंट थी 7 लाख की थी, आप कुछ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे, क्या एग्जैक्टली इश्यूज हैं इसके साथ? जी, एक्चुअली मैंने ये डॉटर हमारा ने लास्ट ईयर क्रैक में अपीयर होने के बाद ऑल इंडिया मेरिट पे रांची नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जी। और आफ्टर दैट मैंने एडमिशन का वहाँ प्रोसेस पूरा करने के बाद डिटेल के साथ मैंने लोन अप्लाई किया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ में जी। तो मेरा सैलरी अकाउंट भी है और मेरे कुछ फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं और लोन है। जब मैंने अप्लाई किया तो साथ में डॉटर का एक 2.5 लाख का FD, वो 2.5 लाख का LIC और एक अपना 5 लाख का LIC भी मैंने दिया। अच्छा, आपने ऐसे 7 लाख का मेंशन किया, कुछ कोलैटरल भी आपने बैंक के समक्ष रखा? जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कोलैटरल मतलब आप कुछ उनको, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा का ये लोन है जी, तो वो हमारे जो बड़े भाई कजिन ब्रदर जिनके यहाँ मैं रहता हूँ जी, और वही मेरा एड्रेस भी मैंने उनको दिया हुआ था और 25 ईयर से मैं वहाँ लास्ट वहीं पे रह रहा हूँ। और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उसी बैंक के एम्प्लॉई हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी दी। ओके, आपको राय दिलवाते हैं, लेकिन आपके अपने खुद के नाम पर कोई प्रॉपर्टी? जी, खुद के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना होने की वजह से और परमानेंट एड्रेस मेरा राइट सर। हमें आपका पॉइंट समझ गए चतुर्वेदी साहब। बलवंत साहब से पूछते हैं। बलवंत साहब, कैसे एजुकेशन लोन, तो वैसे हम देख रहे हैं काफ़ी सारी स्कीम्स रनिंग हैं गवर्नमेंट की तरफ से और PSU बैंक्स इसमें काफ़ी कुछ ऑफर भी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बता रहे हैं 4 लाख से ज़्यादा है तब तक उस लिमिट तक तो विदाउट कोलैटरल मिल जाता है। अब कैसे आप इनको बताएंगे, फिर कैसे इस केस को लेकर आगे बढ़े? देखिए चतुर्वेदी जी ऐसा है कि जो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन है उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी की है इसके हिसाब से 4 लाख तक का जो एजुकेशन लोन है वो तो बिना पेरेंटल इनकम और बिना कोलेट्रल के बैंक को देना चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर जो भी अगर आपको लोन लेना है तो आपको या तो कोई कोलेट्रल जो जितनी लोन है उसकी वैल्यू के बराबर की कोलेट्रल वैल्यू रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, एसेट रखनी पड़ेगी, या आप कोई थर्ड पार्टी गारंटर भी दे सकते हैं। 4 लाख से 7.5 लाख का जो लोन आप लेना चाहें तो आप थर्ड पार्टी का गारंटी के बेसिस पे भी ले सकते हैं, जिनकी इनकम सफिशिएंट होनी चाहिए ये लोन की वैल्यू के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आप किसी को, आपके रिलेटिव में कोई भी हो तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं गारंटी देने के लिए, तो आपको ये लोन मिल सकता है। या फिर अल्टरनेटिवली आप 4 लाख का बिना कोलेट्रल के लोन ले सकते हैं, तो आप 4 लाख का लोन ले लीजिए। और दूसरे आप जैसे आप सिक्योरिटी FD बता रहे हैं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बता रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि जो क्रेडिला करके एक कंपनी है जो स्पेशलिस्ट है एजुकेशन लोन पे, और उनके पास प्रोडक्ट भी है 10 लाख तक है बिना विदाउट कोलेट्रल के। तो आप लखनऊ में उनकी ब्रांच भी है, आप लखनऊ उनकी ब्रांच को अप्रोच करिए, तो मेरे हिसाब से आपका क्रेडिला में लोन हो सकता है। राइट, ऑल द बेस्ट। तो ये आपको आगे ग्राफ दिखाई गई है, उम्मीद करते हैं आपका इसमें कुछ प्रोसेस में आपको हेल्प होगी।
हम आपके फीडबैक का वेट करेंगे। जिस तरह से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है हमें प्लीज़ आप बताइएगा। आइए हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। मध्य प्रदेश से है ये, मध्य प्रदेश से गंगा शंकर मिश्रा जी समय लाइन पर हैं और इन्होंने मेंशन किया है लोन सेंटर की इनकी क्वेरी है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जी हाँ, कुछ पुनर्निर्माण के लिए इनको चाहिए था ये लोन। आप बताएंगे क्या एग्जैक्टली इसकी डिटेल्स हैं प्लीज़? जी, मेरी फादर की प्रॉपर्टी है, मुझे उसका रिनोवेशन करवाना है, तो मुझे इसके लिए कंफर्म करना, पता करना है कि मेरे को उसके लिए 5 लाख का लोन मिल जाएगा या नहीं। अच्छा, हम देख रहे थे आपने जो मेंशन किया है, आपने अपनी सैलरी मेंशन की है, आप रेलवेज में हैं खुद? जी हाँ। कब से हैं आप? जी अभी कुछ साल हुए हैं। कितना आपने टाइम बताया? जी 3 साल। ओके, तो आपने जहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट है आपने वहाँ ट्राई किया? जी अभी तक तो नहीं किया है। आपने मेंशन ये भी किया था आप इसमें टैक्स में छूट की भी बात कर रहे थे? जी हाँ, पहले मुझे उसका अपनी प्रॉपर्टी के लिए पता करना था, फिर मैं पूछता इसके लिए। ओके, लेकिन समहाउ जैसे आपने कहा ये प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम पर है, तो उस केस में बलवंत साहब आप इनको कैसे बताएंगे? इन्होंने अपनी तरफ से तो बताया है जो इनका पैकेज है, और आप ये भी बता पाएंगे आपके फादर क्या करते हैं? जी मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। ओके, बलवंत साहब कैसे आप इनको बताते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी को किस तरह से आप आंकेंगे, कैसे आगे बढ़े? देखिए गंगा शंकर जी, ऐसा है कि आपके फादर तो रिटायर हो गए और प्रॉपर्टी उनके नाम से है, तो आपको अगर लोन चाहिए तो आपको आपके फादर को भी को बोरोर ज्वाइन करवाना पड़ेगा और आपकी जो इनकम है उसके बेसिस पे आपको लोन जो आपको घर रिकंस्ट्रक्ट करवाना है उसके लिए मिल जाएगा आराम से। 5 लाख रुपए का लोन मिलने में मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु जहां तक सौरभ जी बता रहे थे कुछ टैक्स का भी आप जानना चाहते हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं तो आप भले ही लोन की सर्विसिंग कर रहे हैं, परंतु आपको उसके इनकम टैक्स के बेनिफिट जो इंटरेस्ट पेमेंट का है या जो होम लोन रीपेमेंट का है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। परंतु अगर आप फादर से कुछ गिफ्ट करके आप प्रॉपर्टी का कुछ शेयर आपके नाम से करवा देते हैं तो आप इनकम टैक्स का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। दोनों बेनिफिट राइट। तो लोन के लिए जिस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं को बोरोर फॉर्मेट में, क्योंकि उनके फादर के नाम पर प्रॉपर्टी है, लेकिन जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है फिर टैक्स के बेनिफिट्स भी जो भी रिबेट है वो उन्हीं को मिलेंगी, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। हम फिलहाल इसी नोट पर एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते नजर आज के फंडा पर।